नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के हमारे इस खास शो में जिसका नाम है निष्पक्ष। और निष्पक्ष में हम कोशिश करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोगों से बात करें चाहे विपक्ष से, पूरी निष्पक्षता के साथ कोशिश करते हैं कि जनता के वो सारे सवाल जनता के उन जनप्रतिनिधियों से पूछे जाएं जिनका जवाब आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज इसी फहरिस्त में निष्पक्ष के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बड़े ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है। उनका परिचय कराने से पहले, उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एक बड़ी विरासत के साथ, एक बड़ी मजबूत राजनीतिक और पारिवारिक विरासत के साथ वो राजनीति में आते हैं। उनके पिता खुद हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता रहे। उसके बाद उन्होंने जब वकालत करने के बाद राजनीति संभाली, तो आज जिस दिन से वो राजनीति में आए हैं, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के सबसे मुखर वक्ता के तौर पर, और आंकड़ों और तथ्यों की बात करें तो सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों और राजनीतिक लोगों के अंदर उनका शुमार होता है। क्योंकि अगर आंकड़ों को लेकर बात कर रहा हो, एनालिसिस करना हो, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरना हो, तो सबसे पहले आज सरकार को घेरने में अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी प्रखर वक्ता का नाम आता है, किसी प्रखर नेता का नाम आता है, तो आप उनको सब जगह पर मुखरता से कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को बुलंद करते हुए और विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष से हर वो सवाल करने का प्रयास करते हुए जिसके लिए जनता उम्मीद करती है कि विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष से हर मुद्दे पर बात करे, ताकि बेलगाम घोड़े की तरह सत्ता पक्ष अपनी तरह सरकार ना चलाए। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां पूर्व में निभाई, हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके, बड़े कद्दावर नेता। बड़े आदर के साथ स्वागत करेंगे हम राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। शुक्रिया दीपक जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं इस बेबाक शो के लिए, निर्भीक शो के लिए और निष्पक्ष शो के लिए। बहुत आभार आपका भाई साहब। और मुझे लगता है कि हमारी हौसला भी तभी बढ़ता है जब आप जैसे राजनीति के उतनी ही ऑनेस्टी के साथ बात करने के साथ साथ जनता के मुद्दों को, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, जहाँ जहाँ आप रहे और राज्यसभा, हर जगह उठाने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी बहुत आभार। और सबसे पहले आभार इस बात के लिए कि आज आपका सत्र भी था और उसमें से आपको जाकर आपने समय निकाला, इसके लिए भी बहुत आभार कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में आपने हमारे लिए समय निकाला। रणदीप जी, अगर आज कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज हरियाणा की बात कर लें, आज दिल्ली की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, असम की बात कर लें, हर जगह कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा हर तरफ दिखाई देता है। राष्ट्रीय पटल के ऊपर मुद्दे कहीं के हों, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला हर तरफ एक, जिसको बोलते हैं कि एक मजबूत और कर्मठ और लॉयल सेनापति के तौर पर कांग्रेस पार्टी के हर जगह मजबूती से पक्ष रखते हैं। क्या कारण मान के चलें कि रणदीप सुरजेवाला पे हाईकमान को पूर्ण रूप से विश्वास है, या आंकड़ों और तथ्यों के लिए मानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला की सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ है? तो हर जगह रणदीप सुरजेवाला नजर आते हैं पूरे देश भर में। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी को हर कार्यकर्ता पर फक्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भिन्न भिन्न प्रांतों के अंदर अलग अलग राजनीतिक समस्याओं, चुनौतियों और मुद्दों पर मुझे बात करने का पार्टी मौका देती है। लगभग हर जगह, देश के हर कोने में मुझे जाने का अवसर मिलता है और लोगों की आवाज़ को, लोगों की समस्याओं को, लोगों की तकलीफ़ को, लोगों के दर्द को, लोगों की पीड़ा को और लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को, उसे उजागर करने का मुझे मौका मिलता है। एक इंसान के तौर पर इससे अच्छा सौभाग्य किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक खास बात और भी रणदीप जी, की ऐसा लगता भी है कि भाई रणदीप सुरजेवाला शायद सबसे टॉप के उन लोगों में पार्टी के विश्वास पात्र लोग हैं। या तो ये कारण है कि उनके विश्वास ज़्यादा, या बाकी उतने प्रखर लोगों की शायद कमी है जिसके चलते रणदीप जी हर जगह कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस शायद देश की सबसे टैलेंटेड पार्टी है। जब मैं टैलेंटेड पार्टी कहूं तो मैं दल की बात नहीं कर रहा, दल में जो व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक से एक फील्ड के, एक से एक निखर निपुण व्यक्ति आपको कांग्रेस में मिलेगा। भाजपा की और दूसरे दलों की यही समस्या भी रही है कि उन्होंने कभी भी अपने विचारधारा के आधार पे टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं किया। लगभग 12 साल से मोदी जी सत्ता में हैं। उदाहरण के तौर पर तीसरी बार उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, पर हर बार अखबार एक बात जरूर कहेगा
टेलीविजन एक बात जरूर कहेगा कि भाजपा में टैलेंट की कमी है, और शायद इसीलिए वो कई बार हमारे लोगों को भी ले जाते हैं। क्योंकि सारा टैलेंट तो कांग्रेस से वो बीजेपी ले गई। जो मैक्सिमम टैलेंटेड लोग थे, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर लीजिए, बहुत दिग्गज दिग्गज, तो मैंने एक नाम लिया, हरियाणा की बात कर लें, कुलदीप बिश्नोई जी थे, किरण चौधरी जी, बड़े बड़े दिग्गज है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी एक 10 साल का सफर करके वापस आ गए कांग्रेस पार्टी में। बहुत सारे दिग्गज। और अगर राष्ट्रीय पटल पे बात करें तो अनगिनत फेहरिस्त है। देखिए, कांग्रेस के पास, इसीलिए मैंने कहा, ना गुण की कमी है, ना निपुणता की कमी है, ना निखर वक्ताओं की कमी है, न बुद्धि और दृष्टि की कमी है, न सोच की कमी है। और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखते हैं और राष्ट्र निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं, और सरकार को चेताने में भी और सरकार को समझाने में भी, लोगों की आवाज बनने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी में किसी चीज़ की कमी नहीं। एक 100 साल से ज़्यादा अधिक समय से एक राष्ट्रीय पार्टी है, लगातार देश को बहुत साल तक सर्व किया है। आज देश जो वास्तविक स्थिति में आज अब हिंदुस्तान देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पूरी तरह से श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। जब एक देश आज़ाद हुआ था, जब पूरी तरह से त्रस्त था, गरीबी थी, पैसे का अकाल था, उस स्थिति से कांग्रेस पार्टी ने उसको सींच के एक नए सपनों का भारत बनाया, तो उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का योगदान रहता है। उससे कोई कतई इस बात से कोई इसको गलत नहीं ठहरा सकता, और गुरेज नहीं है इस बात को कहने में भी। लेकिन अगर आज की वस्तुस्थिति में बात करें कि कांग्रेस पार्टी के पास, जैसे आपने कहा, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जिन जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव होते हैं, आप बिहार की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं, आखिर क्या कारण है? सारी दक्षताएं आपने कांग्रेस पार्टी में गिना दी, उसके बावजूद भी स्टेट दर प्रदेश लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो किसी के साथ कोएलिशन में चुनाव लड़ रही है, जैसे बिहार में तेजस्वी और उनके साथ थे, तो कारण क्या है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को वो परिणाम नहीं मिल रहे? देखिए, जिन 4 राज्यों की आपने बात की, उनमें से 3 में तो हम कोएलिशन पार्टनर हैं। बिहार में हम जूनियर कोएलिशन पार्टनर हैं। हमारी इच्छा है कि हमारा राजनीतिक दल बिहार के अंदर एक इंडिपेंडेंट दल के तौर पर उभरे, पर आज की राजनीतिक हालात में आरजेडी और कांग्रेस का ही समझौता सबसे उपयुक्त था। हम चुनाव नहीं जीत पाए, ये सच है, अनेकों कारण हैं, पर शायद आपको भी विचार करना पड़ेगा कि जब चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री 10-10 हजार रुपए करोड़ों महिलाओं के खाते में सरकार के खजाने से डाल दें, तो ये सीधे सीधे रिश्वत है। जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और चुनाव आयोग कठपुतली और पिट्ठू बनकर इस प्रकार से कार्य करे कि निष्पक्ष चुनाव नाम की कोई वस्तु बचे ही ना, तो फिर प्रजातंत्र भी ऐसे कैसे बच पाएगा? यही हमने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ब्राइबरी की गई, रिश्वत दी गई वोटर्स को, जिस प्रकार से पैसा बांटा गया, जिस प्रकार से पैसा एकत्रित किया गया, जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार वहां और धांधलियां चुनाव में हुई, ये जग जाहिर है। नहीं तो लोकसभा के चुनाव में तो हम महाराष्ट्र का असेंबली वाइज देखें तो चुनाव जीते थे। आपने इसके अलावा बात की हरियाणा की। हाँ, वहां हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, मेरा आपका प्रांत भी है, और कोई कारण नहीं था कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार जाए। सच्चाई यही है। लोगों से भी आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि लोग ऊब चुके थे, थक सारे चुके एग्जिट थे, पोल्स भी दुखी कांग्रेस हो पार्टी गए। की सरकार दिखा रहे थे। मैं एग्जिट पोल पर तो कम विश्वास करता हूं, चलिए, पर जनता जो है उससे बड़ा भगवान पब्लिक सेंटिमेंट्स यही थे। जनता का जो भगवान है, जनता में जो भगवान है, वो ये चीख चीख कर कह रहा था कि इस बार बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है और कांग्रेस को लेकर आना है। कांग्रेस को शर्तिया आंकलन करना पड़ेगा, समेत मेरे और समेत कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को, कि वो क्या बात है, उसके बावजूद भी हम चुनाव क्यों हारे। क्योंकि लोग हमें चुनाव जिताना चाहते थे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत नहीं पाई। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही कि जो सेंटीमेंट्स थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं, पब्लिक सेंटीमेंट्स यही था। क्योंकि मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के सेंटीमेंट्स लिए, तो मुझे लगता है अगर मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे 100 लोगों से बात की होगी तो मुझे लग रहा है 5 या 10 लोगों ने कहा होगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 90% लोग कांग्रेस की फेवर में थे और ये कहा था कि सरकार बनेगी। लेकिन इसके 2 तथ्य मैं उजागर करना चाहूँगा, 2 आपसे सवाल लेना चाहूँगा।
जब अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी ने पहले बिहार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एसआईआर का मुद्दा उठाया, फिर वहां पर किस तरह वोट चोरी हो वो दिखाया, फिर हरियाणा के संदर्भ में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये दिखाया कि एक ब्राजील की महिला है, उसके कितनी एक ही जगह पे कितने वोट बने गए। मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको चिन्हित कर लिया है, चाहे वो आप लगा लीजिए कि रिश्वत दिया, जैसे आपने कहा कि महिलाओं के खाते में सीधा पैसे डाले, वो ठीक है, ज्ञात भी है और उनका एजेंडा भी था उसका। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को चिन्हित कर लिया है कि वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं या ये ब्राइब देके, जिसको आप इनडायरेक्ट ब्राइब कहें अगर आप ऐसे कहना चाह रहे हैं, तो इसको फिक्स कैसे किया जाए? क्योंकि ये तो साल दर साल, चुनाव दर चुनाव चलता रहेगा। इसको फिक्स करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कौन सी ऐसी रणनीति है? क्योंकि आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी अगर आपकी बात पे जाए तो वो ठगाव महसूस नहीं कर रही, ये जनता भी करती है, क्योंकि जनता के अगर सेंटिमेंट्स कांग्रेस की तरफ थे तो फिर सरकार क्यों नहीं बनी? 3 पहलू इसके हैं। पहला पहलू जो राहुल जी कहते हैं वो 100% सही है। वोट चोरी इस देश के अंदर समेत हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दूसरे प्रांत हो, सीधे सीधे हो रही है और उस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है। भाजपा शामिल हो वो तो इंटरेस्टेड पार्टी है। चुनाव निष्पक्ष करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो चुनाव आयोग की है। अब अगर आप मुझे बताइए कि जो रखवाली करने वाला चौकीदार है वो चोर से मिल जाए तो फिर लोगों के बैंक की रक्षा कौन करेगा? वोट तो बैंक है। तो इसलिए ये एक कड़वा सत्य है जो प्रजातंत्र के लिए एक दुखद संदेश है। सीधे सीधे प्रजातंत्र पर, वोट के अधिकार पर हमला है। दूसरा पहलू, लोग चाहते थे कांग्रेस जीते, परंतु कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। उसमें कहीं ना कहीं हमारी संगठनात्मक कमी है, कहीं ना कहीं उम्मीदवार चयन की कमी है और कहीं ना कहीं हमको वो जो गुलदस्ता समाज का पैदा करना चाहिए। जब मैं समाज का गुलदस्ता कहता हूं तो मेरा मतलब है, हमारे यहां बोलते हैं हरियाणा में खड़ी बोली में कि 36 बिरादरी का समाज है। कांग्रेस में हर समाज का नेतृत्व नजर आना चाहिए। कांग्रेस में हर समाज को शक्ति नजर आनी चाहिए। कांग्रेस में हर समाज को विश्वास नजर आना चाहिए। मैंने 3 शब्द कहे, विश्वास, शक्ति और नेतृत्व। जिस दिन हम ये कर लेंगे तो फिर हम ये विश्वास नहीं खो सकते। बीजेपी का मॉडल इसके विपरीत है। जात पात के आधार पर बांटो, धर्म के आधार पर बांटो, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटो, वोट खरीद लो, बाकी वोट खराब कर दो, जो वोट चोरी हो सके वो चोरी कर लो। उनका ये 6 मॉडल है। कांग्रेस का मॉडल है सामंजस्य, सदाचार, भाईचारा, प्रेम, प्रगति, विकास और दृष्टि यानी सोच प्रदेश के लिए। आज हरियाणा को सही मायनों में, दीपक जी, आप एक नौजवान हैं, इसी की जरूरत है। एक नई सोच और दृष्टि की जरूरत है जो भाजपा के पास नहीं। मैं आपकी एक बात के लिए रणदीप जी तारीफ करना चाहूँगा, जो आपने एडमिट किया कि जो चुनाव हारे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बड़ी ज़रूरी है। तो आपने इस बात को स्वीकार किया कि संगठनात्मक कहीं ना कहीं कमी रही, कहीं ना कहीं टिकटों के आवंटन में कमी रही। और मैं 2 चीज़ें और चिन्हित करना चाहूँगा इसी में, जो आपने संगठन की बात की, क्योंकि अब एक बात बड़ी प्रचलित है हरियाणा के अंदर भी और बड़े प्रदेशों के अंदर जहाँ जहाँ कांग्रेस हार रही है, कि कांग्रेस के पास क्या है कि अधिकारियों की जमात तो बहुत है, जिनकी पदों की लड़ाई चल रही है, जिसको आप सैनिक कहते हैं, फौजी कहते हैं, कर्मचारियों की जमात नीचे से साफ हो चुकी है। इस वजह से, क्योंकि उनका संगठन कमजोर है, उनके पास लोग नहीं है, क्योंकि युद्ध तभी जीता जा सकता है आपका राजा कितना शक्तिशाली हो, आपका सेनापति कितना मजबूत हो। अगर आपके पास सेना नहीं है, आप बिना सेना के युद्ध नहीं जीत सकते। 38-39 साल का मुझे सार्वजनिक जीवन का या राजनीतिक तजर्बा कहें वो है। जितना कार्यकर्ता और जितना मददगार साधारण वोटर कांग्रेस के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। आज मैं चैनल 4 न्यूज़ पर यह कहना चाहूँगा। आप हिंदुस्तान में 6.5 से 7 लाख गांव हैं, 6.5 भी कहती है सरकार, कोई आंकड़ा 7.25 लाख कहता है। हरियाणा में 7,500 गांव हैं। आप किसी गांव में चले जाइए, कोई नहीं मिलेगा, कांग्रेसी जरूर मिलेगा। पहले तो सर हर दूसरा घर कांग्रेसी था। मैं ये कह रहा हूं, हर पहले घर के अंदर आपको एक व्यक्ति कांग्रेसी मिलेगा। आप कोई दरवाजे पर दस्तखत दीजिए, रैंडम कहीं भी,
आपको एक कांग्रेसी वहां जरूर मिलेगा, कांग्रेस का झंडा पकड़े, उस जज्बे को पकड़े जिसके प्रतिबिंब हम हैं, जो विचारधारा हमारी है। इसलिए कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, कांग्रेस में मददगार वोटर की कमी नहीं, कांग्रेस के पक्षधर लोगों की कमी नहीं। कांग्रेस में कई जगह जहां प्रांतीय हमारा नेतृत्व है, क्या हम सब राहुल गांधी जी की बात का अनुसरण कर रहे हैं? मुझे लगता है हर कांग्रेसी को यह बात समझनी और आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या खड़गे जी जो कहते हैं और सोनिया गांधी जी जो कहती हैं, हम उसकी अनुपालना कर रहे हैं? हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम फौज नहीं है। दिस इज नॉट ए रेजिमेंट, ये कोई फौज तो है नहीं, ये तो एक समान विचार के लोगों का समूह है, जो विचारधारा, सोच, दृष्टि और राष्ट्र निर्माण की एक ललक के ऊपर केंद्रित है। तो अगर ऐसा है तो प्रांतीय नेतृत्व अगर केवल मैं, मेरा और मुझको, मैं फिर दोहराता हूं, मैं, मेरा, मुझको, अगर वो इन तीन चीजों के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी, महात्मा गांधी जी, पटेल जी, पंडित नेहरू जी उस सोच और विचारधारा के द्योतक बनने के हकदार हैं, और उनको भी मंथन करना चाहिए। और जहां व्यक्ति अपने आप को नहीं सुधार सकता, वहां नए नेतृत्व के लिए जगह भी बनानी चाहिए। आपने जो बात कही ना, मैं, मुझको, मुझे लगता है कि जनता इस बात को, आपके इस वक्तव्य को बहुत पसंद करेगी, लेकिन कुछ नेताओं को शायद ये थोड़ा असहज कर दे। मैं एक सवाल और लूंगा, एक सवाल इसी से संदर्भ में जोड़ के लूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो आज कमोबेश हिंदुस्तान के अंदर स्थिति, और मैं स्थिति कहने का मतलब है कि प्रदेशों में सरकार नहीं है, ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कोई दिक्कत है, उनकी सरकारें कम है, अलग अलग प्रदेशों की बात करें, उसके पीछे मूलभूत कारण आज जनता जब बात करती है, आम राजनीतिक गलियारों के अंदर बात होती है, तो एक स्टेटमेंट बार बार निकल के आती है कि जिसको एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर इसलिए है पूरे देश भर में। उसका कारण यह है कि अंग्रेजों से आज़ादी, चाहे उस समय के सारे जो नेताओं ने दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के जाने के बाद एक उनकी जो चीज़ थी वो शायद अपने पास रख ली, वो थी डिवाइड एंड रूल। वो थी डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल को मैं संदर्भ में कोट करके बता रहा हूं कि राजनीतिक गलियारों में इसको चर्चा क्यों है, कि कांग्रेस पार्टी हाई कमान आज तक जब भी इतने साल, क्योंकि कोई इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। जब कांग्रेस पार्टी को समझ आया था, जब परिवार बड़ा होता है, कुनबा बड़ा होता है, तो लीडर बड़े होते हैं, लीडर बड़े होते हैं तो वाद विवाद होगा, अहम का टकराव होगा। तो वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी इसीलिए खामियाजा भुगतती रही कि उन्होंने पता होने के बावजूद कि 2 धड़े बन चुके हैं, 3 धड़े बन चुके हैं, फिर भी उनको खुराक मिलती रही। वहीं पर उसको फिक्स नहीं किया गया कि इनको लड़ने दो, हमारी चीज़ चलती रहेगी, सरकारें बनती रहेंगी। ये चीज़ें करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि वो डिवाइड एंड रूल वाली जो चीज़ थी कि हर प्रदेश के अंदर 2, 3, 4 लीडर स्ट्रांग हो गए, वो लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहे। यही स्थिति की वजह से कांग्रेस इस स्थिति में है। दीपक जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे एक बात में इस बात में शायद असहमत हूं। आपने डिवाइड एंड रूल की बात की। अंग्रेज का असली सक्सेसर इस देश में कौन है? बीजेपी। डिवाइड एंड रूल अगर कहीं कोई कर रहा है इस देश में, तो वो बीजेपी और मोदी सरकार करती है। हाँ, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हरियाणा में आएंगे तो जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करेंगे, या फिर शहर में जाएंगे तो अग्रवाल बनाम पंजाबी की राजनीति करेंगे, गांव में जाएंगे तो रविदासिया बनाम वाल्मीकि की राजनीति करेंगे, राजस्थान जाएंगे तो राजपूत बनाम ब्राह्मण की राजनीति, बनाम जाट की राजनीति, बनाम गुजर की राजनीति करेंगे, गुजरात जाएंगे पाटीदार बनाम गैर पाटीदार की पॉलिटिक्स करेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे मराठा बनाम गैर मराठा की राजनीति करेंगे, कर्नाटक जाएंगे लिंगायत बनाम वोकालिगा की राजनीति होगी, एससी राइट बनाम एससी लेफ्ट की राजनीति होगी। झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम मुसलमान भी करेंगे, पर उसके साथ साथ ब्राह्मण बनाम राजपूत भी करेंगे। हर जगह समाज को धर्म, जात, क्षेत्र पर
डिवाइड एंड रूल अंग्रेज के अगर कोई उत्तराधिकारी हैं तो वो बीजेपी है। ये सच है कि कांग्रेस में धड़े हैं, पर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं हरियाणा का। क्या बीजेपी में धड़े नहीं है? गुड़गांव की बात करिए, जिस प्रकार से एक कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के और एक केंद्रीय मंत्री बीजेपी के भारत सरकार के एक दूसरे के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दुश्मन भी नहीं करता, गाली गलौज से बहुत बढ़कर। ये तो राजनीति का स्तर आज इसी लेवल पे आ गया है, बहुत बढ़कर है। अंबाला आज आ जाइए, एक कैबिनेट मंत्री सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को भी चुनौती देते हैं, कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। और आगे आ जाइए, फरीदाबाद में एक कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार और एक एमओएस भारत सरकार, दोनों बीजेपी से हैं। पहले एक आदमी 1 घंटा पहले उद्घाटन करेगा, उसके 1-1.5 घंटा बाद वो केंद्रीय मंत्री करेंगे, उसके दोनों से पहले वहां के विधायक करेंगे, उनसे पहले बीजेपी के अध्यक्ष उद्घाटन कर जाएंगे। जूतों में अगर कहीं दाल बंटती देखी तो सबसे ज्यादा वहां है। ये सही है, राजनीति में थोड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में भी ये होगी। तो एक विचारधारा में पिरोए हुए लोगों का भिन्न भिन्न मतभेद नीतिगत या व्यक्तिगत दोनों हो सकते हैं। वो प्राकृतिक प्रगति का हिस्सा है। आप किसी को भगवान नहीं बना सकते, ये स्वाभाविक है। परंतु कांग्रेस जहां तक हो सकता है वो मैनेज करने की कोशिश करती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है वो निभा सकें, पर पार्टी का विचार और विचारधारा और कार्यक्रम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़े हों। दिक्कत तब होती है जब कांग्रेस में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मैं, मेरा, मुझको, वो पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल ईमानदारी से एक चीज पूछूं, क्या इस बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो प्लेट या थाली आगे लगी थी वो कोई बीजेपी उठा के ले गई? दीपक भाई, अनेकों कारण रहे और आप मुझे 2-3 दशक से तो जानते हैं। मैं पार्टी की अनुशासन क्या लक्ष्मण रेखा से बंधा हुआ एक सिपाही हूं। सबसे ज्यादा पीड़ा शायद मुझे है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। वहां कौन उसका शिरोमणि होता ये महत्वपूर्ण नहीं। बीजेपी जिस प्रकार से ड्रग माफिया, माइंस माफिया, अपराध माफिया के माध्यम से हरियाणा को नष्ट कर रही है, कम से कम कांग्रेस ये कभी नहीं कर सकती थी। और अगर कोई करता तो हम सब मिलकर उसे रोक सकते थे। पर यहां तो खुलेआम लूट का शासन आज भाजपा का हरियाणा में है। नायब सैनी जी की नाक के नीचे चलता। हाईकोर्ट भी लताड़ लगाए तो लताए जैसे आज लगाई है। चीफ सेक्रेटरी से शपथ पत्र मांगा है, पूरा गांव ही लूट ले गए, पूरा पहाड़ लूट ले गए। आपने तो एक नया नाम भी दे दिया कि नायब नहीं गायब सरकार है। नहीं, सरकार गायब है, गुंडे जो हैं वो काबिज हैं। हर प्रकार की गुंडागर्दी और माफिया की काबिज सरकार है। तो इसलिए पर कुछ बातें पार्टी के फोरम पे कही जानी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो पत्रकार मित्रों के समक्ष कही जाएं, क्योंकि उससे लक्ष्मण रेखा टूट जाएगी। तो ये मैंने जो भी मेरा विचार है वो मैंने पार्टी के अंदर बता दिया है। और मैं उस बात का पूरा सम्मान करता हूँ रणदीप जी कि आप इस बात के लिए, क्योंकि जितना जैसे आपने कहा 3 दशकों से तो मैं भी जानता हूँ, परिवार को जानता हूँ, तो मुझे पता है कि आप तथ्यों और आंकड़ों के साथ और बड़ी सही चीज़ को प्रस्तुत करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात के लिए आपके मुंह पे भी आपकी प्रशंसा करूंगा और हम पीछे भी राजनीतिक जब चर्चा करते हैं तब भी करते हैं। मैं 2 सवाल ऐसे लूंगा कि जो मुझे लगता है कि जो आज हरियाणा में जब आम जनता में हम बात करते हैं वो इसी बात को चिन्हित करता है कि बीजेपी की आपने बातें गिनाई कि वो आज जहर का जात पात घोल रहे हैं, समाजवाद कर रहे हैं, कैटेगरीज जाति में बांट रहे हैं, उसकी वजह से हर जगह चुनाव ऐसे लड़ते हैं। सद्भावना यात्रा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उसमें नहीं गए। तो उनका जवाब यह था कि मेरा उसमें क्या मतलब, वो तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। चलिए मैं मान लेता हूं उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, अगर ये उनका कहना है। तो बीजेपी के अंदर मैं कह रहा हूं, उनके आपने एग्जाम्पल गिलाया अंबाला का, गुड़गांव का, फरीदाबाद कोट किया। बीजेपी के अंदर ये विचारधारा, ये कल्चर नहीं हो सकता आज की स्थिति में। कुनबा बड़ा है, लड़ाइयां ज्यादा हो सकती हैं समय के हिसाब से, कि वहां अगर पार्टी की तरफ से कोई यात्रा, मैराथन कुछ निकाली जाए तो ये आज की स्थिति में लगता नहीं कि वहां पर बीजेपी के सभी नेता एक मंच पर ना हो। यहां पर
साफ साफ तौर पर आज कांग्रेस में यह दिख रहा है कि एक गुट चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के साथ, आप भी उसमें गए और आप एक कार्यकर्ता और नेता के तौर पर गए, कुमारी शैलजा जी वहां पर गई, कुलदीप शर्मा जी वहां पर गए, कैप्टन अजय यादव जी गए, राव नरेंद्र जी, तो सारे बड़ा नेता गए। लेकिन कारण क्या है, ये चीज हाईकमान भी देख रहा है, क्या वो इस चीज को अलाइन नहीं कर सकते कि नेता प्रतिपक्ष भी उस मंच पर जाए? आखिरकार कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बात है, मजबूत करने की बात है। देखिए, एक सवाल के अंदर कई सवाल है। मैं केवल ये कहूँगा, कोई व्यक्ति भी, और बृजिंदर एक काबिल नौजवान है, मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर से बृजिंदर के इस प्रयास की हमेशा सराहना करता रहा हूँ और हमेशा करूँगा। जिस दिन उसने ये यात्रा शुरू की थी, बृजिंदर क्या कर रहे हैं? वो केवल ये कह रहा है नौजवान कि हरियाणा में समन्वय होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वैचारिक तौर से यही कांग्रेस की मूलभूत विचारधारा है। इसलिए जब से यात्रा उन्होंने शुरू की, जब जब बृजेंद्र सिंह ने मुझे कहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा, मैं उसमें मैंने हिस्सा लिया और आगे भी लूंगा। उसके लिए मुझे ना दिल्ली से किसी को कहने की ज़रूरत है, ना प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहने की ज़रूरत है, ना विधायक दल द्वारा कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कुछ निर्णय अपने विवेक से भी लेना पड़ेगा कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप। अब कोई और व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, मेरी जूरिसडिक्शन नहीं है इस बात का जवाब देने की, ये उनसे पूछिए। उन्होंने तो, मैंने आपको जवाब बताया, उन्होंने कहा कि मेरा क्या मतलब है, तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। उनका जवाब ये था, मैंने आपको बताया उनका। देखिए, मैं ना दूसरे किसी भी, मेरे तो वो बहुत सम्मानीय हैं, बड़े भाई हैं जी, और मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु मैं उनके लिए कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं स्वयं के लिए जवाब दे सकता हूँ। अगर मैं नहीं जाता तो आप मुझसे ये सवाल पूछते तो वाजिब था, मैंने बता अगर दिया। मैं आपका व्यू पॉइंट लूँ तो उनको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये व्यू पॉइंट जो है वो पार्टी के फोरम पे दिया जाना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ जो हम राजनीति के लेयर में जब बात करते हैं और एनालिसिस करने की जब चर्चा होती है कि भाई डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ्स कहाँ पर है, तो जैसे मैंने संगठनात्मक तौर पे बात की, एक मूलभूत अंतर जो और चर्चा का विषय बार बार रहता है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता पे काबिज होती है, किसी भी प्रदेश के अंदर होती है, तो पहले वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, समाज में क्या करना है और बाकी जो भी परिस्थितियाँ उस हिसाब से प्लान करती है, और शायद कुछ समय के बाद उनको लगता है कि भाई अब संगठनात्मक तौर पे काम करे, कार्यकर्ता जोड़ने हैं। यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी में अंतर है। अब इस बार भी जब 2024 में नायब सैनी बीजेपी की सरकार बनी, तो 1 महीने बाद ही उनका कार्यकर्ताओं का कैंपेन चल रहा था कि और कार्यकर्ता जोड़े जाए, और उसका लोगों का जो फीडबैक निकल कर आया कि जब सरकार बनी है उस समय लोगों के अंदर ये आशा है कि आज इस पार्टी से जुड़ने का फायदा है या जुड़ना चाहिए, काम हो सकते हैं, प्रदेश के समाज के काम हो सकते हैं। जबकि कांग्रेस ये सोचती है कि पहले भैया 3-4 साल देख लें, फिर अंतिम में देखेंगे, तब तक लोग नाराज होकर पार्टी से टूटने लग जाते हैं। तो इस विचार से, और ये मैं आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नायब सैनी जी बहुत अच्छे चुटकुले सुना सकते हैं, बहुत मजाक की एंजॉय करते हैं, लगता है उनके मजाक की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, चाय भी पिला देंगे, आपसे मिल भी लेंगे, पर आप उनसे प्रदेश की तरक्की या काम की या किसी गंभीर बात की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि लोग तो अब उन्हें चुटकुला सीएम कहने लगे हैं। देखिए, राजनीति एक गंभीर विषय है, ये कॉमेडी शो नहीं है कपिल शर्मा का। दुर्भाग्य से पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोनों प्रदेशों की सरकारों को कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बना दिया है। चुटकुलों का कंपटीशन चल रहा है। लगता तो ऐसा ही है कि जीजा साला में चुटकुलों का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कैसे चुटकुले सुनाएगा और दूसरे को नीचा दिखाएगा। सवाल बड़े छोटे का है ही नहीं। राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को पर एक गंभीर व्यक्ति बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे नीति निर्धारण करना है, उसे स्कूल, सड़क, अस्पताल, यूनिवर्सिटी उनका निर्णय करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्णय करना है, रोड, सड़क, पुल का निर्णय करना है, बिजली और पीने के साफ पानी का निर्णय करना है, प्रदेश में औद्योगिक प्रगति का निर्णय करना है, खेती और किसान, खेत खलिहान, मजदूर, गरीब, उसका भविष्य कैसा बदले जाए, ये निर्णय करना है। ऐसे में
मुख्यमंत्रियों को कॉमेडी शो चलाने का समय कैसे मिलता है, ये सिर्फ भगवंत मान या फिर माननीय नायब सैनी ही बता सकते हैं। तो आप जैसे कभी ना कभी तो राजनीतिक मंचों तो आपने पूछा नहीं कि ये टैलेंट, अब थोड़ा हमें भी बताइए कैसे? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को कॉमेडी शो सीखने की आवश्यकता है या सीखना चाहिए। मैं तो अगर कोई पूछेगा भी तो उसे कहूंगा, भैया राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है। लोग पीड़ा से मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। आप किसी गांव में जाइए, सैकड़ों बच्चे पलायन कर चुके हैं। कोई डोंकी रूट से जा रहा है, कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करने लग रहा है, कोई अपना एक मकान रहन करके 20 लाख रुपया लगाने लग रहा है, कोई 40 लाख रुपया का एक किला बेचकर जा रहा है, प्रांत छोड़कर, देश छोड़कर। किसी की लाश गए हुए बच्चे की वापस आ रही है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी के पास खाने के लिए पूरा भोजन तक नहीं है, कोई फटे हाल है, किसी की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है। इतनी समस्याएं हैं प्रदेश में, और अगर आप सड़क से वहां तक जाओ तो हो सकता है सड़क ही ना मिले, केवल गड्ढे मिले। पीने के पानी का नल खोलो तो वहां कीड़े और गंदगी आए। अगर आप बिजली का बटन दबाएं तो शायद बिजली ना आए और बिल इतना ज्यादा आए जो ना दे सकें। ऐसे में मुख्यमंत्री चुटकुले कैसे सुना सकते हैं? मुझे ये बताइए, जब लोगों से फिरौती शहरों में मांगी जा रही हो, करोड़ों करोड़ों रुपए की चिट्ठियां आ रही हो, पहाड़ के पहाड़ बम लगाकर उड़ा दिए गए हों, बच्चे हर रोज नशे से, आप सिरसा से आते हैं, सिरसा, डबवाली, फतेहाबाद, कौन सा ऐसा दिन है जहां एक या एक से ज्यादा आदमी या नौजवान वहां इंजेक्शन लगाकर या किसी ओवरडोज से मरता नहीं है? जब लोग मर रहे हो, माफिया सर चढ़कर बोल रहा हो, तो मुख्यमंत्री चुटकुले कैसे सुना सकता है? आपने बात तो सारी, खैर मुझे लगता है एक ही सवाल में आपने सारी चीज़ें सम्मिलित कर ली और बड़ी सही चिन्हित की है कि गंभीर मुद्दे तो है ही है। देखिए आज भी मैं भी पढ़ रहा था कि एक नगर परिषद कौन थे, उनका भी हत्या की गई आज। वो अभी रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, शायद पूर्व पार्षद थे बीजेपी के। अभी मैं जस्ट आने आपके पास आ रहा था, उससे पहले भी लगातार कई लोगों को फिरौती हुई, गैंग वॉर्स में कई लोगों का असैसिनेशन हुआ। तो चिंता की बात तो है कि उसको दुरुस्त करना, मुझे लगता है कि सरकार की पहली दीपक जी, आज 82 गुंडों के गैंग, 82, ये मैं नहीं कह रहा, डीजीपी इसकी बैठक में हरियाणा के डीजीपी ने यह बताया कि हरियाणा में 82 क्रिमिनल गैंग एक्टिव हैं। कहीं लॉरेंस बिश्नोई की फिरौती की कॉल आती है, उसकी रखो तो भाऊ गैंग की कॉल आ जाएगी, उसकी रखो तो गोल्डी बराड़ गैंग की आ जाएगी, उसकी रखो तो एक और गैंग की आ जाएगी। ये गैंग सरकार चला रहे हैं या नायब सैनी जी सरकार चला रहे हैं? आप किस यमुनानगर चले जाइए, आप नूह चले जाइए, आप अंबाला चले जाइए, आप पानीपत सोनीपत चले जाइए, पूरी यमुना को खोदकर फेंक दिया है। पहाड़ के पहाड़ बम लगाकर उड़ाए जा रहे हैं। आप भिवानी दादरी चले जाइए, तीसरी तरफ ड्रग्स का ओवरडोज है, चौथी तरफ बेरोजगारी का आलम, हाहाकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री चैन की नींद सोते कैसे हैं? और 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रदेश पे बजट है। क्या आपको मालूम है कि हरियाणा में डेट सर्विसिंग शायद 26 या 25 हजार करोड़ रुपया है? हम 60 हजार करोड़ पर 2014 में हरियाणा का कर्ज छोड़कर गए थे। आज 3.5 लाख करोड़ कर्ज है, 26 या 25 हजार करोड़ रुपया सालाना। तो आप कर्ज पे ब्याज चुकाते हैं, मूल कब चुकाओगे भैया? और कुछ बनाओगे कब? जबकि अब तो सारी व्यवस्था उनके पास है, केंद्र में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, व्यवस्था उनके पास है, वो जैसे चाहे उस हिसाब से। दुर्भाग्य से या उन्हें समझ नहीं, मैं तो मानता हूं वो बुद्धिमान है नायब सैनी जी, या वो जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं। 15,000 करोड़ का नुकसान हरियाणा को प्रति वर्ष जीएसटी से हो रहा है। 15,000 करोड़ जो सेस लगा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, उनसे केवल हरियाणा से साल में 10,000 करोड़ भारत सरकार ले जाती है। तो 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान तो यही सीधे हो रहा है हमें। उसके बावजूद भी हम जय जयकार कर रहे हैं। हरियाणा को बजट के नाम पर एएसआई जाएगी साहब, राखी गढ़ी में झुनझुना पकड़ा दिया। हरियाणा का नाम ही नहीं लिखा बजट के अंदर। बजट आया है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, परंतु मुख्यमंत्री जो हैं वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं सच्चाई बताने पर।
हमने क्या कहा? हमने यही कहा कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला। क्या हरियाणा में को पिछले 12 साल में मोदी जी ने कोई मदर इंडस्ट्री दी, मारुति जैसी, जैसे कांग्रेस लाई थी, जिससे उद्योग फैले? क्या हरियाणा को कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट दिया? हरियाणा को कोई ऐसा अदारा दिया जिससे हरियाणा का नाम इंटरनेशनल नेशनल मैप पर आए? क्या हरियाणा को कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन दिया? क्या हरियाणा को वेफर लैब जिसे बोलते हैं, जहां माइक्रोचिप बनती है, वो दी? क्या हरियाणा को कोई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दी? क्या हरियाणा को कोई क्लाउड सर्विसेज डेटा सेंटर दिया? क्या हरियाणा को कोई थर्मल पावर प्लांट दिया? हरियाणा को दिया क्या है? जब हरियाणा का नाम हिंदुस्तान के नक्शे से बीजेपी ने काट दिया, तो मुख्यमंत्री किस बात के कसीदे पढ़ रहे हैं और क्यों कह कहे लगा रहे हैं? मैं नायब सैनी जी से जिस दिन मेरा साक्षात्कार होगा, मैं सारे सवाल पूछूंगा नायब जी से कि वो मुझे गालियां देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, बट मैं अपनी तरफ से तो उनसे सारे सवाल करूंगा जी, कि ये लोग जानना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं इस बारे में, तो आप जवाब दीजिए। अभी जैसे आपने समस्याएं गिनाई इतनी सारी हरियाणा की, उसमें से एक बड़ी ऐसी समस्या थी जिसमें सालों साल से राजनीति चलती है, वो है SYL का मुद्दा। अभी हाल ही में हमने देखा कि नायब सिंह सैनी और भगवंत मान ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, मीटिंग भी हुई, और उसकी आउटलुक से ऐसा लगा कि एक पॉजिटिव दिशा में कदम। आप ओवरऑल आपने भी उसको फॉलो किया होगा, क्या लगता है अब आपको? वाकई लगता है कि कोई सकारात्मक दिशा में कदम उठेगा और वाकई इसको हल होगा? आप कुछ कोरा झूठ, बोगस प्रेस वार्ता, बरगलाने वाली बातें, जीजा साला के कह कहे, और मिलने को कुछ नहीं। आप मुझे बताइए, दोनों को बिठाइए ना आपके मंच पर किसी दिन, मैं पूछूंगा, बताएं SYL की इतिहास मालूम है दोनों को? सच्चाई ये है कि राजीव गांधी अकॉर्ड के अनुरूप इराडी कमीशन का गठन हुआ। आपके जो यंग दर्शक हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा। उस इराडी कमीशन में कांग्रेस पार्टी ने वो केस लड़ा। संयोग से मेरे पिताजी उन दिनों बिजली और नहर के मंत्री थे, उन्होंने खुद वो केस लड़ा। हम नानी पालकीवाला को हरियाणा का वकील लेकर आए, और उसने हरियाणा से कोई फीस भी नहीं ली थी उस समय। हम वो केस जीते। हरियाणा को 3.85 मिलियन एकड़ फुट पानी का अधिकार मिला, इस आधार पे कि हरियाणा राइपेरियन स्टेट है, यानी सतलुज यमुना लिंक का बेसिन स्टेट हम हैं। उसके लिए फाइनली हमने केस किया, ओरिजिनल साइट सूट। उस सूट का निर्णय भी हरियाणा के पक्ष में आया, वो भी कांग्रेस ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है, केंद्र में आपकी सरकार है 11 साल से, हरियाणा में आपकी सरकार है, बीच में पंजाब में भी आपकी सरकार रह गई, और आज के दिन तो आम आदमी पार्टी सरकार भी बीजेपी की बी टीम जैसी ही सरकार है, और केंद्र को यह हुक्म हुआ है कि SYL का हमारा हिस्सा बना के दें। तो केंद्र सरकार से मीटिंग करनी चाहिए या भगवंत मान से करनी चाहिए? अगर हिम्मत है, साहस है, हरियाणा के लिए इतनी सी भी सुई जैसी पीड़ा है, तो जाकर मोदी जी को कहें SYL बनाओ, नहीं तो मेरा इस्तीफा ले लो। नायब सैनी जी करेंगे ये क्या? मैं आज आपके माध्यम से पूछता हूं। तो नायब जी से पूछना पड़ेगा जी कि आप केंद्र सरकार से मोदी जी के पास जाकर इसकी मांग कीजिए, बजाय कि नायब जो भगवंत मान जी से बात करने के बजाय। आप खुद राज्यसभा सांसद हैं रणदीप जी, हरियाणा में भी 2 सीटें खाली हो रही हैं। लगता है ऐसा है कि एक सीट कांग्रेस के पास जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर्स हैं जी। पिछली 2 बार तो कांग्रेस में खेला हो गया, और खेला भी ऐसा हुआ जो थोड़ा लोगों को डाइजेस्ट करने में मुश्किल लगा कि इतने वरिष्ठ नेताओं ने, कभी पेन की इंक का चक्कर पड़ जाता है कोई भी। चलिए उस बातों पे नहीं जाएंगे। इस बार क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस कोई खेला कर देगी, या इस बार एक सीट अपने पाले में रख पाएगी? देखिए, मुझे ये विश्वास है कि हमारे विधायक साथियों पर, कि वो 37 विधायक हमारे हैं, और कांग्रेस जिसको भी कांग्रेस की लीडरशिप निर्णय करेगी, वो राज्यसभा में एक हमारा साथी इलेक्ट होकर जाएगा। 2 मैं नेताओं, बड़े नेताओं की बात करूंगा हरियाणा प्रदेश की, जो पहले पूर्व में कांग्रेस में रहे। 2022 में करें तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ के दोबारा बीजेपी में चले गए, और 2024 में जस्ट चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी जी छोड़कर जाती हैं। जैसे कि आजकल शेरो शायरी का, चुटकुलों का माहौल है, विधानसभा में बहुत शेरो शायरी सुनाई जाती है, तो एक शेरो शायरी इन दोनों के संदर्भ में भी चर्चित है इस समय हरियाणा में, कि भाई किरण चौधरी बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गई, तो वो तो बीजेपी में जाने के बाद निहाल हो गई। निहाल ऐसे हो गई, खुद जाके राज्यसभा से नॉमिनेट हो गई,
बेटी चुनाव जीत गई तो मंत्री बन गई। वहीं दूसरी तरफ अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो वो उनका भव्य बिश्नोई वहाँ से आदमपुर से चुनाव हार गए, तो वो जो बचा खुचा सियासत भी थी तो वो शेरो शायरी ऐसे बन रही है कि किरण चौधरी तो बीजेपी में जाके हो गई निहाल, और कुलदीप बिश्नोई थोड़ी बहुत भी जो सियासत बची थी सियासी रूप से हो गए कंगाल। देखिए, मैं तो इस प्रकार के जुमलों में विश्वास नहीं करता। मैं ये मानता आप तो आंकड़ों हूँ, मेरे लिए तो नायब सैनी जी भी आदरणीय हैं, चाहे हमारा राजनीतिक विरोध है और चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। एक कार्यकर्ता भी अगर कांग्रेस छोड़कर जाएगा तो कांग्रेस को नुकसान होता है। कई बार मजबूरियां होती हैं, कई बार हालात होते हैं, और कई बार कांग्रेस के अंदर भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि न चाहते हुए भी व्यक्ति चला जाता है। कुलदीप जी के जाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी जी के जाने से हमें नुकसान हुआ, और दोनों ही जिलों के अंदर कांग्रेस को वो बहुमत नहीं मिला जो अगर कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी होते तो हमें मिलता। पर अब बीजेपी में उनको क्या सम्मान मिला नहीं मिला उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। रणदीप जी के लिए हरियाणा की राजनीति में एक बात बड़ी मशहूर है कि उन्हें संकट मोचक कहा जाता है। जब 2 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे हुड्डा जी की, जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस में, तो जब जब कोई विषम परिस्थिति आई तो रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सूझवान उससे, बुद्धिमत्ता से और बिल्कुल स्पष्टवादिता की वजह से हमेशा संकट मोचन की भूमिका निभाई और बड़े मौक़ों पर वहाँ पर हुड्डा सरकार को बचाया भी। अभी एक जो हरियाणा के अंदर एक और चीज़ बड़ी इस समय चर्चा में है कि कुलदीप बिश्नोई, हालांकि अभी तो वो बीजेपी के अंदर है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं रणदीप जी के साथ शायद यहाँ कांग्रेस की तरफ भी बिठाने की तैयारी में राज्यसभा के लिए। तो इस बार लगता है कि रणदीप जी भी कोई संकट मोचन की भूमिका उधर भी निभा। देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र में राज्यसभा का निर्णय करना नहीं, निर्णय नहीं है, बट मैंने तो आपको उस संदर्भ में मैं तो विधायक भी नहीं भाई, आपके पूर्व में आपके मित्र रहे हैं, पार्टी के हिस्सा रहे हैं, मैं तो ये पुराने साथी रहे हैं, आज भी मेरे लिए सम्माननीय है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। सवाल ये है बड़ा सीधा कि कौन राज्यसभा में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे जी करेंगे, और हमारे विधायक मित्र जो हैं उनकी सहमति से करेंगे। मैं न तो विधायक हूं, संपर्क में तो कांग्रेस बात तो होती होगी, न कांग्रेस अध्यक्ष को या राहुल जी को मुझसे राय करने की आवश्यकता है इस बारे में, तो इसलिए मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। तो बात तो होती होगी कुलदीप जी से संपर्क में। तो मैं आपको दोबारा ये कहता हूं कि जब मुझे श्रीमान नायब सैनी भी कहीं मिलते हैं तो शिष्टाचार भेंट जो है, ठीक है, वो एक वो कहावत है ना, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहे। क्या बात है। और राजनीति में एक दूसरे का सम्मान, दुर्भाग्य से अब मोदी जी ने ये परंपराएं खत्म कर दी, क्योंकि वो राजनीतिक विरोधी को व्यक्तिगत दुश्मन मानते हैं। मेरे मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, नायब सैनी जी या कोई और व्यक्ति, मुझे कम से कम कांग्रेस की विचारधारा ने ये सिखाया है, अपने हरियाणा के संस्कार और संस्कृतियों ने ये सिखाया है, कोई आपका विरोधी हो सकता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। आपको प्रदेश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सबको साथ लेकर काम करना है, उसको भी जो आपसे असहमत है। कोशिश करनी है कि एक सहमति बन सके। आजकल तो माई वे और हाईवे की पॉलिटिक्स है, पर कांग्रेस ये नहीं करती और न कांग्रेस ये कभी करेगी। अभी आने वाले समय में कुछ राज्यों के अंदर और चुनाव होने, पंजाब सटा हुआ प्रदेश है, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है। तो हिमाचल में आपकी क्या लगता है कि आने वाले समय में जो दूसरी रणनीति बनेगी, क्या हिमाचल में कांग्रेस रिपीट करेगी? और अगर कांग्रेस पंजाब की बात करें तो पंजाब में, क्योंकि अभी जो प्रदेशाध्यक्ष है राजा वड़िंग है, लेकिन वो खुद अपने विवादों, अपने बयानों को लेकर कुछ ना कुछ चर्चा का विषय बने रहता है, तो क्या लगता है इन दोनों प्रदेश, क्योंकि जो हरियाणा से सटे हैं, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पंजाब, क्योंकि मेरे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कैथल, जींद, नरवाना, वो सब बिल्कुल साथ साथ हैं। जो वहाँ से खुशबू आती है, मुझे ज़मीनी हकीकत तो वहीं के साथ ही बता पाए, खुशबू जो आ रही है वो ये कह रही है कि कांग्रेस से लोग प्यार करते हैं,
कांग्रेस को लोग चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिमाचल में पहले से कांग्रेस की सरकार है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथियों को बगैर किसी हाथ पर हाथ धरे बैठने के, कई बार सरकार में आदमी ढीला पड़ जाता है, अगर वो मेहनत और कड़ी करेंगे तो अवश्य उनको कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस से भी हाल में एक नेता जो है नवजोत सिद्धू की जो धर्मपत्नी है नवजोत कौर सिद्धू ने इस्तीफा दिया। पहले उनको सस्पेंड किया गया था। उन्होंने एक बयान दिया था, बड़ा विवादास्पद बयान दिया था कि भाई हमें तो मुख्यमंत्री बना रहे थे, हमारे से तो 500 करोड़ रुपए मांग लिए। क्या कहेंगे उस? अब देखिए, मैं इस तरह के बयान पे कभी टिप्पणी नहीं करता। चलिए 2-3 सवाल फिर लेते हैं क्योंकि समय की आपकी भी लिमिटेशन है। राहुल गांधी जी की जब पूरे देश भर में यात्रा जा रही थी, उस बार के बाद माहौल ऐसा बना था कि पूरे देश में ज़मीनी स्तर पर राहुल जी की एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग हुई थी, और ये पब्लिक नोशंस की बात करता हूँ। लेकिन उसके बाद, उस यात्रा के बाद भी जिस तरह से पूरे देश भर में प्रचार प्रसार हुआ, लोगों का जुड़ाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ फिर से रुझान हुआ ज़्यादा, उसके बावजूद भी अभी तक रणनीति या उसमें कन्वर्जन में कहाँ कुछ आपको लग रहा है कि अभी भी उसमें कमी रह रही है? देखिए, कांग्रेस ने और कांग्रेस के सारे अलाइज ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मोदी जी को बहुमत से बहुत दूर आ गए। 272 का बहुमत है, बीजेपी को 240 सीटें मिली। वोट चोरी भी कर ली, धांधली भी कर ली, पैसा भी बांट लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी ले आए, समाज को भी बांट लिया, हिंदू मुसलमान भी कर लिया, जात धर्म भी कर लिया, क्षेत्रवाद भी कर लिया, पर फिर भी सिकुड़ गए। और आखिर में उन लोगों को जिनको गालियां देते थे, नीतीश बाबू को, जनता दल यूनाइटेड, और दूसरी तरफ टीडीपी को, चंद्रबाबू को, और उन दोनों से, और जो हमारे साथ रहे और चले, उन्हीं से जाकर समझौता कर हाथ मिला, मदद मांगनी पड़ी। ये सबूत है कि वो चुनाव हार गए। जोड़ तोड़ से कई बार सरकार बन जाती है, तो ये जोड़ तोड़ की सरकार है, ये लोगों के बहुमत से बनाई हुई सरकार नहीं। ये राहुल जी की पॉपुलैरिटी का अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। 2029 की जो रणनीति है, आप भी समझते हैं, वो 29 की रणनीति 26 में नहीं बताई जा सकती। जहां तक लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष का प्रश्न है, तो राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आए दिन ये करते हैं। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें, जिस तरह से वो राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, हर जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी को सीधे तौर पे टारगेट करता है, चाहे वो प्रेस वार्ता के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी को टारगेट करना, या सिर्फ राहुल गांधी से उनको डर है, इस वजह से शायद बीजेपी ने उनको एक एजेंडा दे रखा है कि भाई बात बात पे इनको घेरते रहो, या उनकी अपरिपक्वता लगती है कि जिसकी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि वो खुद आ जाते हैं बयानों में? दीपक भाई, आपके सवाल में जवाब छुपा है। अगर कांग्रेस प्रासंगिक नहीं है, अगर राहुल गांधी जी रेलेवेंट नहीं है, अगर कांग्रेस नेतृत्व रेलेवेंट नहीं है, तो सारा दिन राहुल गांधी जी के नाम से चालीसा क्यों जपते रहते हैं भाजपाई, प्रधानमंत्री से लेकर, मेरा तो यही सवाल है से लेकर? इसलिए कि वो डरते हैं, और वो राहुल जी से नहीं डरते, वो सच से डरते हैं, वो सिद्धांत से डरते हैं, वो विचारधारा से डरते हैं, वो सोच से डरते हैं। और जब आपका रास्ता सिद्धांत, सोच, विचारधारा का ना हो, तो जो व्यक्ति इसे प्रतिबिंबित करेगा, जो राहुल जी करते हैं, तो वो उनको उससे डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार बार उस बात को ला रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत मुखरता के साथ अपनी बात रख रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का तो बहुत से मौकों पे उनका वक्तव्य है। आप पर्सनली कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस पार्टी इतनी असहज क्यों है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर हूं, जेपीसी का। जी। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करने की एक साजिश है। संघीय ढांचा, यानी हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, इन सब प्रांतों के अधिकार छीनकर एक व्यक्ति का पूरे देश में शासन पैदा करने की, चलाने की एक साजिश है। मेरी बात याद रखिएगा जी, चाहे 100 साल बाद खोलकर देख लीजिएगा, जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में आ गया, आपका मेरा वोट का अधिकार सब खत्म हो जाएगा। मैंने बीजेपी के अभी वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी का एक साक्षात्कार किया, तो मैंने उनसे सवाल, जब हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के धरातल की और बीजेपी की, तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो एक एसआईआर कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनली कराना चाहिए,
कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल घुसपैठिया कौन है जो बैकडोर से जाके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के जुमलों से कुछ निकलेगा नहीं। मेरी उनके साथ मैं क्या बोलूं कि मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं कि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेवारी दे। फिलहाल तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस प्रकार SIR यहाँ करवाओ वहाँ करवाओ। SIR क्या है? क्या बीजेपी के नेताओं को ये समझ है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपकी वोट छीनने का एक रास्ता है। आज आपके चैनल पर कही मेरी बात याद रखिएगा। क्यों मैं मेरे माँ और पिता की जन्म पत्री दिखाऊं? मैं आपसे और मुझसे पूछता हूं। मेरी माँ पाकिस्तान से आई, मिंट गुमरी जिले से आई। मेरी माँ की उम्र आज 90 साल है। यहाँ पंजाबी समाज के इस प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, या दूसरे समाज के जो पाकिस्तान से आए करोड़ों लोग होंगे। मैं अपनी जन्मपत्री दिखा सकता हूं। हो सकता है कुछ अगली पीढ़ी के बच्चे हों, पिता की भी दिखा दें। दादा दादी का कौन दिखाएगा भैया? लाल कृष्ण आडवाणी जी के पिताजी की और माताजी की जन्मपत्री है, जन्म का सबूत है। अब आप मेरे को कहें कि मैं मेरी माँ के पिता और माँ का जन्म का सबूत दिखाऊं, मैं पाकिस्तान से कहां से लाऊं? आप मेरी माँ का भी मांगेंगे, मेरे पास तो कोई जन्म का सबूत नहीं। मैं मिंट गुमरी कहां जाऊं? बागपट्टन तहसील में कहां जाऊं? क्या कर रहे हैं आप इस देश के लोगों के साथ? हम जो इस देश के बाशिंदे हैं, आप हमें ही इस देश का गैर नागरिक डिक्लेयर कर रहे हैं केवल वोट बटोरने के लिए और कांग्रेस की वोट काटने के लिए। आप कांग्रेस की वोट नहीं काट रहे, आप नागरिकता का, वोट का अधिकार छीन रहे हैं, जो इस देश के संविधान और प्रजातंत्र का मूल आधार है। सबसे बड़ा मंच कहते हैं नेताओं के लिए, जनता के लिए, अगर कोई मंच है जहां पर उनके चुने हुए नुमाइंदे बात रखते हैं, विधानसभा और लोकसभा, प्रदेश की बात करें और देश की बात करें, आजकल जब भी सत्र होते हैं, लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, तो वो अधिकतर देखा जाता है कि या तो हंगामे या बहिष्कार के भेंट चढ़ जाता है। ऐसा क्या है कि जिसके लिए सारे नेता समय निकालकर इतना पैसा लगता है, सब कुछ है, वहां पर सकारात्मक चर्चा हो, देश के मुद्दों की बात हो, तो वहां पर हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं? दीपक जी, सवाल सार्थक है, पर आप मुझे ये बताइए, अगर आप विपक्ष के नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं देंगे, अगर आप देश के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे मैं तो मेरी पार्टी के मुद्दों पर ही चर्चा करूंगा, तो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा आपकी बपोती तो है नहीं। वहां तो जब विपक्ष आएगा तो वही तो सवाल पूछेगा, तो ही तो जवाबदेही होगी। विपक्ष की आवाज को आप सी देंगे या दबा देंगे या उनके मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करेंगे, तो फिर हंगामा होगा। तो सदन चलाने की, विधायिका चलाने की जिम्मेवारी हमेशा सरकार की होती है। और अगर सरकार खुद ही चाहे कि उन्हें सदन की जरूरत ही नहीं है, विधानसभाओं की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों चलेंगी, कैसे चलेंगी? इसलिए आज मैं आपके चैनल पर कहता हूं, अगर ऐसा ही रहा तो संविधान पर जो हमला हो रहा है उसमें सबसे पहले मौत अगर किसी की होगी तो वो उन परंपराओं और परिपाटी की होगी जो संवैधानिक, संसदीय, विधायकों से बंधी हुई परंपराएं हैं। और अगर ये चलता रहा तो एक दिन ये संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। बस अंतिम में 2 सवाल लेंगे रणदीप जी आपसे। एक, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे हरियाणा के, वो व्यंग्यात्मक बाण के तौर पे या आप लगा लीजिए कि आपके ऊपर वो लगाते हैं कि भाई रणदीप सुरजेवाला तो एक ट्विटर नेता हैं, आप कोई बात कीजिए और उनका ट्वीट आपको बस आता हुआ दिख ही जाएगा ट्विटर पे। तो ट्विटर नेता के तौर पे आपको प्रचलित और प्रसारित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो ना पढ़ें, वो क्यों पढ़ते हैं सवेरे उठ के? लगता है उन्होंने एक टीम लगा भी रखी है कि उसको जरूर पढ़। आप देखिए, इसका मतलब मैं कुछ बात हरियाणा के लोगों के बारे में सही कह रहा हूँगा, जिससे मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह विचलित हो जाते हैं चाय पीने, फ्रेश होने से भी पहले। आप चाय पीने नहीं देते उनको? मैं थोड़ी मना करता हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरे पास आओ, चाय पिया करो हर रोज, क्या दिक्कत है? आप ट्विटर भाई हैं हमारे, मेरे सांसद रहे हैं, हम उनको चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी करवाएंगे। आप ट्वीट कम किया करें तो चाय पी ले। लोगों की आवाज उठाना विपक्ष के तौर पर मेरा धर्म है।
मैं मेरा धर्म निभाऊंगा। अगर उन्हें इतनी पीड़ा है तो वो पढ़ना बंद कर दें। चलिए मैं उनसे पूछूंगा देखिए रणदीप जी ने, और नाश्ता और चाय मेरे पास किया करें। ये भी ठीक है, ये प्रस्ताव भी मैं लेके जाऊंगा नायब जी का। एक अंतिम सवाल, और बड़ी ईमानदारी से रणदीप जी, आप क्योंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल नेता है और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बहुत फॉलो भी करता हूँ और आपकी बेबाकी का और आपके इंटेलेक्चुअली का कायल भी हूँ कि आप सदैव आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात करते हैं। आप सिर्फ छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में राजनीति नहीं करते और एक स्वस्थ राजनीति के प्रहरी हैं आप आज भी। ईमानदारी की बात, आज कांग्रेस पार्टी को इन सब मुद्दों के, चाहे एसआईआर की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट खरीदने की, आज ईमानदारी से अगर कांग्रेस पार्टी को सही इंट्रोस्पेक्शन करना है तो रणदीप सुरजेवाला आज जो आपको लगता है कि आपकी लक्ष्मण रेखा से पार जाके ना हो, उस दायरे में रहते हुए क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जो आज कांग्रेस पार्टी को ये जरूर करना चाहिए पूरे देश भर में पूरी मजबूती से आने के लिए? दीपक जी, अंत में मैं केवल ये कहना चाहूँगा, ये लड़ाई अब कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई अब प्रजातंत्र बनाम बीजेपी है। इस लड़ाई को केवल कांग्रेस या राहुल गांधी को ही लड़ना है, ये उचित नहीं है। इस लड़ाई को देश के हर नागरिक को लड़ना है बीजेपी के खिलाफ, यही सही है। ये लड़ाई कांग्रेसी बनाम भाजपाई की नहीं है, ये लड़ाई संविधान के प्रहरियों और भाजपा के बीच की है। क्योंकि वो लोग केवल कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे, हम तो उसका एक संविधान और प्रजातंत्र का एक हिस्सा हैं। वो संविधान तोड़ना चाहते हैं, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई सैद्धांतिक इस देश की लड़ाई है। अगर आपका हर दर्शक, हर पाठक और इस देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक इसको नहीं समझेगा तो माफ़ कीजिए, हमारा क्या होगा ये तो लोग निर्णय करेंगे, पर देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा, प्रजातंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, अगली पीढ़ी का क्या होगा और भारत के भविष्य का क्या होगा, ये भी हर व्यक्ति को निर्णय करना है। और आज अगर हम नहीं चेते, आज नहीं जागे, तो याद रखिएगा बहुत देर हो जाने वाली है। चलिए उम्मीद करते हैं रणदीप जी, जो आपने बात कही जनता भी इस बात को समझेगी और कांग्रेस पार्टी जो जनता की रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये मुद्दे लेके जा रही है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जनता भी उसमें आपका सहयोग करे और कांग्रेस पार्टी जो एक 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी पार्टी और आप जैसे लॉयल कर्मठ पॉलिटिशियंस ने, राजनेताओं ने इसकी ध्वज को बुलंद तरीके से उठा रखा है। हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाते रहें, प्रदेश और देश के जनहित के मुद्दे उठाते रहें और साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए आप निरंतर जो काम कर रहे हैं, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं रणदीप जी और आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी कामना करते हैं। आप इसी प्रकार, क्योंकि 30 साल मुझे हो गए, मुझे लगता है रणदीप जी में बहुत अंतर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं अगले 30 साल भी रणदीप जी इसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ देश की राजनीति को आगे बढ़ाते रहें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो हमारे साथ थे आज राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। हरियाणा से राजनीति की शुरुआत करते हैं, राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, लेकिन इस समय अगर हिंदुस्तान में बात करें तो कुछ उन चुनिंदा नेताओं में जो इस समय कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में मुखर वक्ता और मुखर आवाज के तौर पर आपको हर प्रदेश के अंदर दिखेंगे। आप किसी प्रदेश के अंदर बात कर लीजिए, कर्नाटक, असम, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह आप रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस की बात को मुखरता के साथ रखते हुए जरूर देखेंगे। और सबसे खास बात यह कि आज एक लॉयल्टी के साथ, जहां पर बहुत सारे नेता समय के बदलाव के साथ, चीज़ों के बदलाव के साथ या बहुत सी परिस्थितियों के चलते कांग्रेस पार्टी को छोड़ के पलायन कर गए, चाहे बीजेपी या किसी भी पार्टी में, आज भी उसी लॉयल्टी के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ 30 साल से ज़्यादा का समय, उनको लगभग 4 दशक का समय होने जा रहा है राजनीति में, वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत सेनापति और ध्वजवाहक के रूप में उनके विचारधारा को जनता के साथ और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के हमारे इस निष्पक्ष शो में हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी, रणदीप जी से जो सवाल बनते थे कांग्रेस पार्टी, हरियाणा और देश के परिवेश में, वो हमने जानने की कोशिश की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे लिए कोई सजेशंस और फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा और हम अपने कार्यक्रम में और सुधार क्या कर सकते हैं, आने वाले गेस्ट के लिए सवाल क्या हो सकते हैं, किसको आप देखना चाहेंगे, वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप इसी प्रकार चैनल 4 न्यूज़ इंडिया को देखते रहिए और हमारे इस खास शो निष्पक्ष को प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद।